जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और फिर से स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल पॉली गुरुजी में। जी दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले, जैसे पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, तो ऊर्जा संरक्षण, उसमें हमने टोटल जितने भी टॉपिक थे, एनर्जी के टाइप्स भी थे, वो भी हमने बता दिया था। एनर्जी कंजर्वेशन भी बता दिया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हमने कहा था कि दूसरा वीडियो बनाऊँगा। चलिए दूसरा वीडियो का शुरुआत भी करते हैं आज। उसमें सबसे पहला टॉपिक है कि ऊर्जा वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता, अर्थात नीड फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मतलब कि ऊर्जा की वैकल्पिक स्रोत। वैकल्पिक स्रोत का मतलब कि अन्य विधियां। वैकल्पिक स्रोत का मतलब कि अन्य विधियां, जैसे आपके पास मान लीजिए कि खाने का केवल एक ही चीज़ हो, केवल गेहूं। आप गेहूं का रोटी बनवा सकते हैं, और मतलब कि गेहूं से जो ही रिलेटेड बना सकते हैं, बस वही खाने के लिए है। तो केवल एक विधि हो गई वो ऊर्जा स्रोत आपके अंदर ले जाने के लिए, जो एनर्जी ले जाने की स्रोत है वो केवल एक है कि नहीं। अगर दूसरा कहा जाए तो दूसरा क्या रूप में कहेंगे कि क्यों ना हम धान की उपज कर लें। किसकी उपज कर लें? धान की उपज कर लें। तो वो आवश्यकता क्यों पड़ गई? ताकि गेहूं जो है वो केवल एक ही टाइम, अगर दोनों टाइम अगर टोटल लोग गेहूं का सेवन करने लगे तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए चावल का भी बना दिया गया, क्योंकि एक और विधि आ जाए, एक और स्रोत आ जाए कि मनुष्यों के अंदर, हमारे शरीर के अंदर किसी न किसी प्रकार की एक और एनर्जी जाने लगे, तो वही वैकल्पिक स्रोत कहलाता है। मतलब कि ऊर्जा की किसी अन्य विधि कहलाती है, जिससे कि वो एनर्जी को हम उत्पन्न कर सकें और अपने अंदर ला सकते हैं, अपने जीवन को यापन कर सके। तो यह है वैकल्पिक स्रोत। वैकल्पिक स्रोत की आवश्यकता क्यों पड़ गई, तो सुनिए बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो वैकल्पिक स्रोत की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि पहले जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या कम थी। तो पहले की शादी में जो छोटे छोटे जब हम लोग होते थे, तो उसमें पूछिएगा पापा से, भैया से कि क्या होता था, तो पता चलता है कि पहले की शादियों में होता तो ये था कि कोयले से जो है कि सब कुछ जो है कि आइटम बनता था। जितने भी आइटम शादी ब्याह में बनता है वो सब कुछ कोयले से बनता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कोयले से नहीं बन रहा, वो गैस से बन रहा है। ऐसा हो रहा है। तरह तरह की ईंधन आ गई है, तरह तरह की एनर्जी आ गया, ऊर्जा आ गया, आगे कि नहीं आ गया। वो क्यों जरूरत पड़ गई गैस की? क्यों कोयला से नहीं हो जाता? क्या जरूरत थी? तो देखिए, यही मानना है वैज्ञानिकों का भी कि 2250, याद रखिएगा ये सन 2250 तक कोयला का भंडार समाप्त हो जाएगा। याद रहेगा। वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि सन 2250 तक कोयले का भंडार समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्यों ना हम पहले से ही ऊर्जा का कोई और स्रोत ढूंढ लें, जिससे कि हमें एक ही पर निर्भर न होना पड़े। ठीक है। तो हमने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक उसी प्रकार से एनर्जी को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, और कुछ ऐसी मशीनों का निर्माण करना पड़ेगा, वो मतलब कि ये कहा जाए कि आदर्श मशीन की तरह काम करे। आदर्श मशीन की तरह ये होता है, उससे फायदा ये होता है, जैसे देखिएगा क्या होता है कि जहां मशीनें चलती है ना, वहां गर्मी बहुत ज्यादा होता है। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि आप जितना इनपुट देते हो वो मशीन उतना आउटपुट नहीं देती है। वो इनपुट का कुछ परसेंट एनर्जी जो होती है वो उड़ा देती है ऐसे ही, जिसका तापमान बढ़ने से हमें वहां गर्माहट महसूस होता है। तो हमें कुछ मशीनों में भी संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन ये करना है दोस्तों कि हम जितना दे मशीन को इनपुट, उतना ही वो आउटपुट दे, जिससे कि एनर्जी नुकसान न हो और हमें किसी अन्य एनर्जी का आवश्यकता न पड़े। बोलिए कि नहीं। एक ये भी उपाय है वैकल्पिक स्रोत या ऊर्जा बचाने का। ठीक है। तो वैकल्पिक स्रोत हमने बताया कि वैकल्पिक स्रोत में बहुत कुछ हो सकता है। क्यों ना हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल चालू कर दें, क्यों ना हम पवन ऊर्जा का इस्तेमाल चालू कर दें, क्यों ना हम जल ऊर्जा का इस्तेमाल चालू कर दें, क्यों ना हम रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल चालू कर दें। रासायनिक ऊर्जा का भी इस्तेमाल हो रहा है, और सौर ऊर्जा का तो इस्तेमाल दिख ही रहा है आप लोगों को। गाँव में, आपके गांव में जो मुखिया होगा वो तो रास्ते पे लगवाया ही होगा सोलर सेल वाला, जो रात को जलता है, दिन भर चार्ज होता है, रात को अपने आप चालू हो जाता है। सोलर सेल वाली बैटरी जो बल्ब है, तो वो ऊर्जा यूज कर रहे हैं ना कहीं। फिल्मों में देखोगे, बड़ी बड़ी फिल्मों में, गानों में, कि जहाँ हीरोइन डांस करते हैं उसके जस्ट पीछे एक बड़ा सा ब्लेड चलता है, पंखा, उस पर हवाएं टकराती हैं। तो वो शो के लिए थोड़े ना है, वही टरबाइन की ब्लेडें हैं जो पवन ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदल के डायनामो के द्वारा मैकेनिकल से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का तो उपयोग देख लिए, तो क्यों ना रासायनिक ऊर्जा का भी उपयोग किया जाए।
तो रासायनिक ऊर्जा का जो उपयोग किया जाएगा तो नाभिकीय रिएक्टर में वही हो रहा है दोस्तों कि उसका तो यूज किया जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि वहां जो उसके अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उसको रोकने की अभी कोई विधि हमारे पास नहीं है। इसके वजह से अभी नाभिकीय न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो है कि उसका बहुत कम यूज किया जा रहा है। अगर वो ज़्यादा यूज किया जाएगा तो उससे जो हानिकारक निकलता है, कचरा निकलता है, उसका अभी हमारे पास कोई जुगाड़ या व्यवस्था नहीं है हम लोगों के पास ताकि उसको नष्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए उन ऊर्जाओं का धीरे धीरे अब उन प्लेटफॉर्मों पे हम जाना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा मेन स्रोत था, भंडार था, वो आगे चल के अब समाप्त होने की तौर पे है। बोलिए कि नहीं? वही बुलेट देख लीजिए, तो पहले एक मतलब कि किलोमीटर चलने में एक लीटर तेल में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलती थी, लेकिन आज वही बुलेट देख लीजिए एक ही लीटर तेल में 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर चलती है। क्यों? क्योंकि वो इंजन की कैपेसिटी आदर्श कोशिश किया जा रहा है कि उसको आदर्श बनाया जाए, जितना तेल डालें उतनी ही अधिक से अधिक माइलेज दे। ये होता है दोस्तों आदर्श इंजन। तो कहीं ना कहीं हमने बताया था कि एनर्जी कंजर्वेशन बुक में आपको ऊर्जा को बचाना ही है किसी ना किसी तरह से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि ऊर्जा तो हमने बचा लिया, पता भी चल गया कि वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वैकल्पिक स्रोत के बाद कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, याद रखिएगा आप लोग, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग 5 नंबर में जरूर पूछेगा, नोट में लिख लीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके हानिकारक प्रभाव क्या है, यह किसके कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं ग्लोबल वार्मिंग। यस दोस्तों, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि धरती के वातावरण के तापमान में हो रही लगातार विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। मतलब कि भूमंडलीय उष्मीकरण, मतलब कि हमारे धरती के तापमान का बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब धरातल का तापमान कैसे बढ़ रहा है उसको मैं समझाता हूँ जरा अच्छे से। ठीक इसी पे एक आधारित और एक टॉपिक है, उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बारे में बात किया जाएगा तो पहले समझ लें कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। जैसे कि ध्यान से देख लीजिए, जैसे कि सूर्य से किरणें पहले भी आती थी, आज भी आ रही हैं, शायद सदियों तक आएंगी। तो जब सूर्य की किरणें धरातल तक आती हैं तो हमारे पृथ्वी की सतह पर आकर टकराती हैं। टकराने के ठीक बाद क्या होती है कि वो धीरे से, पहले जो था 100 वर्ष पहले, वो टकराने के बाद, धरातल से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर और धीरे से वापस निकल जाती थी। वापस निकलने के बाद तो हमारे जो धरातल का तापमान था वैसे का वैसे ही रह जाता था, उसमें बढ़ोतरी नहीं होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, सबसे बढ़िया चीज़ एक आपको समझाना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का फायदा देख लीजिए। लॉकडाउन का फायदा क्या है? तो लॉकडाउन के कारण ही अभी तक मई स्टार्ट हो गया और उतना जबरदस्त गर्मी नहीं पड़ रहा। लेकिन पिछले साल आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे कि पिछले साल यही जब सारी कंपनियां, सारी गाड़ियां, सब कुछ चल रहा था, प्रदूषण वैसे का वैसे हो रहा था, तो कितना ज्यादा जो है कि गर्मी पड़ रही थी। लेकिन अभी देख लीजिए मौसम कितना अच्छा रहा है, उतना ज्यादा नहीं मतलब कि गर्मी पड़ रहा है। ये किसका फायदा है? लॉकडाउन से कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट तथा ग्लोबल वार्मिंग को ज्यादा फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनमें कमियां आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग में कमियां हो रही हैं। ना कंपनी चलेगी, ना गाड़ियां चलेंगी, तो तापमान तो गिरेगा ही गिरेगा। तब हम बात कर रहे थे ग्लोबल वार्मिंग, तो जब सूर्य से किरणें आती हैं, धरातल पे टकरा के वापस चली जाती थी, तो उस समय कोई वातावरण में तापमान में वृद्धि नहीं होता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है दोस्तों कि सूर्य से किरणें तो आती हैं, फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर भी जाने की कोशिश करती है, लेकिन हम जनरेटर, जो है कि चिमनी, जो कि तरह तरह के जितने भी साधन यूज कर रहे हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाली धुआं, ये सारी धुआएं जो होती हैं, देखते हैं जब आग जलाते हैं, जो आग उज्जवल करते हैं, तो धुआं क्या होता है कि ऊपर चला जाता है। ऊपर जाके आकर जाता है कहाँ? उड़ता तो है नहीं, तो जाके ऊपर में ओजोन परत के कुछ पहले एक लेयर बना लेता है, एक अपना जो है कि परत बना लेता है। उस परत पे क्या होता है कि जैसे सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर जाती है, तो परत कहता है कि ना ना ना, अभी ने कहा जाता है, इन्हें निकल जाके फिर वापस जा, अर्थात वो लेयर फिर उस किरण को वापस भेज देता है। अंधेरा हो गया, रात हो गया, रात होने के बावजूद भी वो किरणें जो लड़के जा रही थी, वो धुएं के लेयर में फिर टकरा करके हमारे धरातल पर चली आई। अब बताओ, आपके घर 2 मेहमान आए, जाने लगे, फिर कोई पकड़ के ला दिया, तो अनाज की कमी होगी ना?
होगी कि नहीं होगी? तनाव बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपका तापमान बढ़ेगा ना, कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पक्का बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य की किरणें टकरा कर वापस आती हैं तो धरातल का तापमान बढ़ जाता है। वही धरातल का तापमान बढ़ने के कारण को की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। समझ में आया होगा? मैं अच्छे प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। समझ में आया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? पता चल गया कुछ कि ये जो जितने भी धुआएं निकल रही हैं वो जाके अपना एक ऊपर लेयर बना रही है, उस लेयर से प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें जो आ तो रही है लेकिन फिर वापस भी जा रही है धरातल से टकरा के, लेकिन ये टकराने के बाद फिर पुनः वापस धरातल पर ही चली आ रही है, जिससे हमारे वातावरण में तापमान बैठी रह रही है। वह तापमान 100 वर्ष में, वैज्ञानिकों का अनुमान है, हमारा अनुमान नहीं है, 100 वर्ष में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है। सोचिए, अब कहेंगे कि 100 वर्ष में बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा। एक स्वस्थ मनुष्य को, एक जीव जंतु को अपना जीवन यापन करने के लिए 16 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए? 16 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग समझ में आया होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे धरातल का लगातार बढ़ते हुए तापमान को ही ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के सतह का तापमान लगातार बढ़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कुछ समझ में आया होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है? चलिए, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब बताइए कि जो तापमान यहाँ से ये सूर्य की किरणें जब लड़ के वापस चली आ रही हैं तो आने के बाद यहाँ पे एक तो पहले से ही वो जो कि तरह तरह की गैसें उपलब्ध है जो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। उसमें मैं बात करूंगा कि कौन कौन से गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन फ्लोरोकार्बन, ठीक है, तो मैं बात करूंगा उसके कौन कौन सी है, अभी तुरंत इसके बाद ही वो टॉपिक है। तो यहाँ देखिए कि टकरा करके वापस चली आ रही हैं, तो चली आ रही हैं, तो जब यहाँ पे वो जो इस परत और जो है कि ये बता रहे हैं कि धरातल, इन दोनों के बीच का जो तापमान है वो बढ़ता जाएगा निरंतर रूप से। जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? तो तापमान बढ़ेगा तो ये देखिए, जो पहले 50 ग्लेशियर था वहां अमेरिका में, वहां के वैज्ञानिक बताया कि जो 50 ग्लेशियर था वो तापमान बढ़ने के कारण ही घट करके, पिघल करके कितना बच गया है? 25 बच गया है। बर्फों का जो टीला होता है वो घट करके, पिघल करके 25 बच गया। आखिर क्यों पिघल गया? ऐसे ही नहीं, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही पिघल गया। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन प्रकृति के देन से, नजरिए से बहुत ही अच्छा, कम से कम इस वजह से तो प्रदूषण बचा, बोले कि नहीं? ठीक है, तो ये है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव क्या है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव क्या है? दोस्तों बात कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव क्या है? तो पहला जो दुष्प्रभाव है वो तापमान में हो रही वृद्धि, अर्थात वातावरण के जो तापमान है, जो हम लोग का वातावरण है उसके तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके चलते कई विभिन्न तरह के जो है कि बीमारियां उत्पन्न हो रही है। देखिए, नई नई बीमारियां पैदा होना, कोरोना वायरस सबसे बड़ी चीज यही देख लीजिए, नई नई बीमारियों का पैदा होना। तो यह है जो है कि तापमान, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता, सांस लेने में परेशानी होना। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता होगी तो सांस लेने में जाहिर से की परेशानी होगी ही होगी, अर्थात दमा और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। फिर आगे बात करते हैं कि नदियां सूख रही हैं, अर्थात देखिए लॉकडाउन से पहले देख लीजिएगा कि जो वहां नैनीताल की जो झील थी उसमें पानी एकदम कम हो गया था। वो लग रहा था कि अब कुछ दिन में, कुछ साल में सूख जाएगा, लेकिन अभी न्यूज में देख लीजिएगा नैनीताल का झील है, वहां का जो पानी है उस झील में अब पानी धीरे धीरे फिर आ गया, अर्थात कहीं ना कहीं उसका तापमान पे असर पड़ रहा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही हानिकारक है। नदियां सूख रही हैं, फिर ओजोन परत में कमी आ रही है। वो जाके टोटल परत कहां बना रहा था? अभी मैंने चित्र दिखाया, वो ओजोन परत के पास ही। तो ये बताइए कि आप ही के पास हमेशा कोई गर्म चीज सटा रहेगा तो आपके त्वचा पे प्रभाव पड़ेगा ना। ठीक उसी प्रकार ओजोन परत से वो सारा जो है कि गैसें सटी रहेंगी, तापमान जाकर सटा रहेगा तो ओजोन परत पर एक बार प्रभाव पड़ेगा। तो ओजोन परत में भी होल हो सकता है, तरह तरह की घटनाएं हो सकती है। फिर है कि पशु पक्षियों अन्य प्रजातियों का लुप्त होना। पहले आपको गौरैया दिख रही होंगी, गौरैया एक चिड़िया होता है, बहुत ही अच्छी चिड़िया थी, तो वो अब धीरे धीरे जो है कि विलुप्त होती जा रही है। पहले गिद्ध होता था, आज गिद्ध भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो कई चिड़ियाएं हैं जो धीरे धीरे जो है कि विलुप्त होती जा रही हैं, और कई ऐसे जानवर हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। और लास्ट है कि सूखा तथा अति वर्षा होना। तो कहीं पता चल रहा है कि एकदम सूखा पड़ गया, अकाल हो गया, तो कहीं पता चल रहा है कि एकदम दहाड़ बहार सब
सब कुछ हो गया। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। किसके कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। एक और चीज बात करने वाला हूं दोस्तों कि अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। जो कि पिछले वीडियो के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर ये इसमें परेशानी थी या नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा उसको सारा प्रश्न को इकट्ठा करके किसी एक वीडियो में बताने की, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूं आगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले थे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट सुन लीजिए। तो फिर मैंने ये चित्र बनाया, तो यहाँ पे सूर्य के किरण को दर्शाया, सूर्य को दर्शाया, सूर्य से किरणें आ रही हैं। फिर यहाँ पे जो एक परत है, वो परत बताना कौन सा है। फिर ये जो पृथ्वी दिख रही है, फिर ये निरंतर तापमान में वृद्धि हो रहा है, वायुमंडल है बीच में। यह परत कौन सी है? तो यह परत वही परत है जो हमारे द्वारा किए गए प्रदूषण धरातल से कुछ ऊंचाई पर जाके अपना एक लेयर बना लेती है, जो किरणों को कुछ आने भी देती है और जाने भी नहीं देती हैं। तो वही लेयर की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे सूर्य की किरणें इसके अंदर आई, तो आने के बाद हमारी धरातल से टकरा करके और वापस जाने लगी। तो देखिए कुछ किरणें तो वापस निकल गई, इस परत को लांघकर, इस परत को छेदकर बाहर निकल गई, लेकिन कुछ किरणें जो है इस परत से टकराकर वापस पुनः इस धरातल पर चली आई और टकरा करके इसके बीच में ही बनी रही। अर्थात इस वायुमंडल और इस परत के बीच में लगातार तापमान का वृद्धि होने लगा। और जैसे जैसे तापमान का वृद्धि होने लगा, वैसे वैसे जो हमारे धरातल पे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो धीरे धीरे विनाश के तौर पे धीरे धीरे पहुंचने लगे। तो देख लीजिए यहाँ इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट का इसका अर्थ है कि ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन से पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि, अर्थात ग्रीन हाउस की जो गैसें हैं उसके उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि। एक और चीज, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो प्राकृतिक रूप से भी उत्पन्न होती हैं और कृत्रिम रूप से भी उत्पन्न होती हैं। तो प्राकृतिक रूप से कम उत्पन्न होती हैं और कृत्रिम रूप से ज्यादा उत्पन्न होती है। कहेंगे प्राकृतिक रूप से कैसे उत्पन्न होती हैं? तो जैसे ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, मान लीजिए कि ज्वालामुखी आता है, ज्वार भाटा आता है, जो है कि भूकंप आता है, तो ये सब उससे भी गैसें निकलती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें ही हैं, तो प्राकृतिक रूप है, लेकिन वो कभी काल होता है। लेकिन अधिकतर हम क्या कर रहे हैं? तो हम कर ये रहे हैं कि पृथ्वी के धरातल पर जितने भी पेड़ पौधे उसको काटते जा रहे हैं, काटते हैं, तो वो निरंतर रूप से तेजी से वृद्धि हो रहा है। इसी के कारण मीथेन जो गैस थी वो पहले कुछ और था, आज दोगुनी रूप में बढ़ गई है पहले की स्थिति से। कार्बन डाइऑक्साइड पहले के अपेक्षा आज 30% अधिक हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड का मान। किसके कारण? तो केवल ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। जैसे कि ग्रीन हाउस की जो मुख्य गैसें हैं उनका नाम मैं दे दिया हूं यहाँ पे। तो ग्रीन हाउस की गैसें जो है उनका गैसों का नाम जो है वो पहला जो है भाप जो H2O। अब कहेंगे भाप कैसा? तो जितना भी जो द्रव है वो सूखता है, पानी सूखता है तो कहाँ जाता है? भाप बन के उड़ जाता है ऊपर की तरफ। कल खेत की सिंचाई करके आइएगा, परसों जाकर देखिएगा, पता चलता है कि सूख गया। आखिर वो पानी गया कहाँ? तो कुछ अंदर कुछ ऊपर उड़ गया, ठीक है। चलिए दिखाते हैं। तो भाप जो है ये है H2O। ये जो है हमारे पर्यावरण में जो है कि 36 से 70% तक उपस्थित रहता है। अगर आप बाहर कोई सामान रख के आते हैं तो लगता है कि भीग गया रात को, वो वही भाप की मात्रा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये जो है 9 से 26% उपस्थित है हमारे वायुमंडल में, वातावरण में। फिर आगे बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये 3 से 7% उपस्थित है हमारे वायुमंडल में। फिर ओजोन, इसका O3, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, ये है। तो इस तरह से है दोस्तों ये ग्रीन हाउस की गैसें। और ये जो है कि कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसें और ग्लोबल वार्मिंग एक दूसरे से जो है कि रिलेटेड है। और जब तक दोनों समझ में आएगा, तो एक समझ में आएगा तो दोनों हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो यही है ग्रीन हाउस गैसें और ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसें कहीं ना कहीं आपको एक ही तरह दिख रही है। और बाबू भैया यह टॉपिक, दोनों जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वो 5 नंबर में आएगा ही आएगा। ये जो है फिक्स है कि आपका 5 नंबर से आएगा ही, क्योंकि पहले चैप्टर से 10 नंबर जरूर आता है, ठीक है। तो एक वीडियो और बनाऊंगा इस चैप्टर के, उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में, इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग देखें, और देखने के बाद कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।